चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक कदम बढ़ते हैं। तो शुरू हो गई थी हमारी कहानी भाषा से, और सबसे पहले आपने क्या किया था, ध्वनि का उच्चारण किया था। यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। ध्वनि का उच्चारण किया, ठीक, वाणी से आपकी ध्वनि निकली। इस ध्वनि को आपने क्या दिया, लिखित रूप दिया। ध्वनि का जो लिखित रूप है, लिखित रूप, इसको हमने क्या कहा, वर्ण कहा। कुछ वर्ण मैंने आपको बताया था जो शुरुआती दौर में निकले वर्ण हैं, ठीक है, उनकी हमारी बातचीत हो गई थी। हिंदी में ऐसे जो वर्ण हैं, अ आ इ ई से लेकर बहुत सारा आपने बचपन से पढ़ा, ऐसे वर्ण 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण, ठीक है। और इन 52 वर्णों को इनके उच्चारण में यहाँ फिर से लिखित रूप, यहाँ हमने फिर से देखिए शब्द यूज किया है ना। कई बार आपको लिखने में 3 नंबर का प्रश्न लिखना हो तो शब्द ही नहीं रहते आपके पास। 52 वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से और उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग, 3 भागों में बांटा गया। 52 वर्ण है, आएंगे हम 3 भाग में इसको बांटते, ठीक है। कितने भाग, 3 भागों में इसको बांटा गया है। और चलिए, आपके पास वर्ण कितने हैं, 52 वर्ण, और इन 52 वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रयास करिएगा कि हम ध्वनि से वर्ण, वर्ण से हमने पूरा सिस्टम आपको बताया था, वर्ण से ऊपर अक्षर, अक्षर से आगे बढ़े शब्द, शब्द के बाद में पदबंध, और फिर वाक्य, उपवाक्य, फिर वाक्य, तक हमने एक कहानी आपको पहले बता दी थी, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं, नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे बताया गया। चलते हैं, आपके पास में 52 वर्ण ऐसे बने, ठीक है। इन 52 वर्णों को बनाने के लिए 52 वर्णों का विभाजन हमने कहा कि इन वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय और उच्चारण और समय के आधार पर इसका वर्गीकरण है। और ये वर्गीकरण 3 भाग में, पहले को कहा गया स्वर, स्वर वर्ण, ठीक है। दूसरा व्यंजन, व्यंजन, और तीसरे को व्यंजन, और तीसरे को अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। 3 भाग में बांट देते हैं। अब इन वर्णों को लिखित रूप देने के लिए आपको जरूरत पड़ी थी किसकी, लिपि की, ठीक है ना, लिपि की जरूरत पड़ी थी। तो हमने ब्राह्मी लिपि, और उस ब्राह्मी लिपि से हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि लाया था। ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि निकली है, देवनागरी लिपि निकली थी, ठीक। लिपि पर हमारी काफ़ी थोड़ी चर्चा हुई थी अभी, लेकिन और थोड़ी सी बात कर लें तो देवनागरी लिपि को जब लिखा गया शुरू में, यानी देवनागरी लिपि पर जैसे ही हम आए तब तक के थोड़ा सरलीकरण हो गया था। मैंने कहा था कि हिंदी को थोड़ा सरल पढ़ना है, तो देवनागरी लिपि को थोड़ा सरलीकरण किया गया। सरलीकरण रूप में मिलेगी ये लिपि आपको, ठीक है। कैसे, इस दुनिया में सबसे सरल काम ये है, ये खींचना, कोई भी खींच देगा। देवनागरी लिपि में इसका बड़ा महत्व है, इसी पर चलती है देवनागरी लिपि। ये भी बड़ा जल्दी से खींच देगा, ठीक। यानी किसी व्यक्ति को अगर आप कोई सरल काम बताएं तो ये सबसे सरल लग रहा है। जबकि मैंने इसके पहले भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी की देखा था, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिब्बे बने थे। यहाँ पर उन सबको सरल बनाया गया, देवनागरी पर आते आते तक इतना लंबी रास्ता जब तय किए। एक डंडा खींचा गया, एक तिरछा डंडा खींचा गया, ऐसा हमारी भाषा में, और एक गोला बनाया गया। इन 3 से
अब 3 नहीं है, वैसे तो 2 ही है, देखें अच्छे से। तो इससे पूरी की पूरी देवनागरी लिपि बन गई, पूरी देवनागरी लिपि इन्हीं से बन गई। ठीक, चूंकि हमको यहाँ वर्ण पढ़ना है तो ये जो डंडा है, वैसे देखें तो एक डंडा है, वो भी उसको डंडे को मैं अगर ऐसा कर दूं और ये दूसरा है, सोचते हैं थोड़ा। हम आज कंप्यूटर के युग में रह रहे हैं, कंप्यूटर के युग में भी जो बाइनरी कोड है वो यही है 2। तो सोचिए कि हमारी देवनागरी लिपि कितने पहले आज के समय में जो उपयोग होने वाली है ना बाइनरी कोड को पहले ही विकसित कर चुकी है। ठीक है, पूरा का पूरा देवनागरी लिपि आप लिखोगे तो इन दोनों से काम चला लोगे, पूरा इसी से लिखा है। कैसे देखते हैं, पहले नंबर पर ये 2 की ही जरूरत है, 1 और 2, ये तो हम ऊपर से सीरो रेखा लगाएंगे। ठीक, इसको खड़ी पाई कहा गया, खड़ी पाई, ये वाला है आपका खड़ी पाई। ये वाला जो है इसको बोलते हैं सीरो रेखा। बार बार मैं इन शब्दों का उपयोग करूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये सीरो रेखा है, ये खड़ी पाई है, इन दोनों से ही काम चला लेंगे। अब थोड़ा देवनागरी लिपि लिख के देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला खड़ी पाई खींचा, फिर सीरो रेखा खींचा, फिर हमने 2 गोला बनाया, 2 गोला बना के फिर इसको यहां से मिला दिया खड़ी पाई से। फिर ये गोले का थोड़ा सा हिस्सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा मिटा दिया, गोले का थोड़ा सा हिस्सा मिटाया। तो ये भी ऐसा खींचा था, ये खड़ी पाई थी, मैं डंडा ही खींच रहा हूं, गोला बनाया था, गोले का आधा हिस्सा मिटा दिया। ठीक, मतलब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, 1 और 2 का। 1-2 और उदाहरण लेते हैं। एक खड़ी पाई खींचा, ये खड़ी पाई है, ये सीरो रेखा। अब हम हिंदी में यहां पर हिंदी के हिसाब से बात करें ताकि इन शब्दों पर आपकी पकड़ बन जाए। खड़ी पाई खींचा, सीरो रेखा खींचा, गोला बनाया, फिर एक आधा गोला बनाया। कर क्या रहे हैं हम ये कर रहे हैं, खड़ी पाई खींच रहे हैं, सीरो रेखा खींच रहे हैं और गोला बना रहे हैं। गोला कभी हम पूरा बनाते हैं तो कभी गोला हम आधा बना देते हैं, ऐसा ही होता है ना। पर बनाते हम केवल क्या है, केवल हम गोला बना रहे हैं, कुछ नहीं करें, गोला या डंडा, गोला और डंडा। अब आती है बात कि ये तो हमारी बात समझ में आ गई कि पूरी देवनागरी जो है वो डंडा और गोला का खेल है। ठीक, ये तो बात समझ गए हम। यही डंडे और गोले का खेल भी कंप्यूटर में भी है, सही है। कभी आपने इस बारे में सोचा, मैंने यही कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए कि आपने जो पढ़ा है उसकी थोड़ी जो मूल जड़ है उसको थोड़ा पकड़ते हैं। ठीक है, यदि आप वो पकड़ने में सक्षम हो जाए तो फिर हिंदी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मजा आएगा, और होना भी चाहिए, मातृभाषा है आपकी, सही है। तो अब देखते हैं अगली बात। ये तो खड़ा डंडा सब देख लिया आपने, है ना। जितने अब आपके जितने भी वर्णमाला में जितने शब्द हैं सबको बना के देखते जाइएगा। बस कहीं पर पूरा गोला लगाना है, कहीं पर आधा गोला लगाना है, इससे पूरा काम चलेगा। कई जगह आधा गोला लगाएंगे और आधा गोला लगाकर खड़ी पाई खींचेंगे, सीरो रेखा खींचेंगे, बन गया, सही है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो ब्राह्मी लिपि से निकली देवनागरी है इसको किया गया सरल। इसके पहले ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा कार्यक्रम चलता था, इसको सरलीकरण करने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली। स्वतंत्रता के पहले बाद बहुत सालों तक के इसी अ को ऐसे भी लिखते थे, ऐसे। इससे बड़ी समस्या आती थी कि कंफ्यूजन पैदा होता था, है ना। बहुत सारे शब्द ऐसे थे जिसको ऐसे भी लिखते थे, इसको, इन सबको हटाया गया और यूनिफॉर्म जो अक्षर हैं उनको लिया गया। ठीक है, तो अभी तो बात हो गई कि देवनागरी में इतना सरलीकरण, सही है। एक और जो समस्या है आप लोगों की वो भी सुधार देता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों की ये समस्या देखी है
क्योंकि रात दिन मेरा काम यही है कि मैं आपकी कॉपियां चेक करता हूं, और जब कॉपियां चेक करता हूं तो कुछ कॉपियां देख करके मैं बड़ा खुश होता हूं, और कुछ लोगों की कॉपियां देख करके मुझे बड़ा इरिटेट महसूस करता हूं। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मामला ये है कि कुछ लोग बड़ा सुंदर लिखते हैं, वो सुंदर लिखते कैसे मैं वो बताना चाह रहा हूं, और आप भी, हर व्यक्ति सुंदर लिखेगा। भाई साहब, केवल और केवल आपको सुंदर लिखने के लिए डंडा सीधा खींचना है और गोला गोल गोल बनाना है। अगर आप गोला गोल गोल बना लेते हो, एक जैसे गोला, प्रयास करिए पूरे टाइम। डंडा बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए, सीधा डंडा खींचने सीखिए। जितनी बार सीखेंगे ऐसे करिए। पहला काम, डंडा को सीधा खींचिए, लेकिन यूनिफॉर्म बनाइए। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है एक जैसे डंडे होना चाहिए, नहीं तो पता चला एक डंडा इतना सा खींचा, फिर दूसरा इतना खींच दिया, फिर इतना खींचा, फिर इतना खींच दिया, ऐसे नहीं। यूनिफॉर्म डंडा बनाइए, एक जैसा डंडा, सीधा सीधा डंडा, और सीधे गोले भी बिल्कुल यूनिफॉर्म बनाइए, गोल गोल गोले बनाइए। यदि आपने गोले गोल गोल बना लिए और डंडा बिल्कुल सीधा खींचा और एक जैसा गोला बनाया, एक जैसा डंडा खींचा, सुंदर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। गोला आपका बिल्कुल गोल होना चाहिए, और आप जो है, बन गया गोला, सुंदर अक्षर बन गए। उतना ही खींचिए। किसी को भी ये जो आपकी जो लेखन में जो त्रुटियां हैं कि आपके अक्षर अच्छे नहीं बन रहे हैं, उसके कारण आपके नंबर कट रहे हैं, थोड़ा गंभीर हो जाइए इस पर, ठीक है। यदि आपने ये काम कर लिया, एक जैसी लाइन खींचा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम खड़ी पाई, और खड़ी पाई के ऊपर ये खींचेंगे, इसको बोलेंगे सीरो रेखा। और करना क्या है, आज से हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए मैंने पहली क्लास में कहा था आप लोगों से कि पहला काम है कि सुंदर अक्षर बनाना है। चलिए, समझ गए आप, और सुंदर अक्षर बनाने का तरीका भी समझ में आया। कई लोगों को हम देखते हैं तो वो लिखते हैं ऐसे, ऐसे मारते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, फिर ऐसा मारा उन्होंने। ए भगवान, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। मेरा भी मन करता है ऐसा करने का, लेकिन ये सुंदरता की जगह पर कुछ ऐसा दिखाता है कि आप बड़े अस्त व्यस्त व्यक्ति हैं। चलिए चलिए, इस पर एक और बात कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी मजेदार बात है। मैं यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, सबकी कॉपियां चेक करता हूं, ठीक। मैं कॉपी चेक करके, कॉपी को देखकर उस व्यक्ति के बारे में पता कर लेता हूं, केवल कॉपी को पढ़ करके। कॉपी को पढ़ के भी नहीं, कॉपी के अक्षर देख करके। पढ़ के तो मैं समझ ही जाऊंगा कि वो कैसा है, केवल मैं अक्षर देख लूं तो मैं बता दूंगा कि लड़का कितना ऊंचा है। यदि उसने ऐसे ऊंचे ऊंचे मारा, पक्का समझ लीजिए कि वो ऊंचा लड़का है, पक्का समझ लीजिए। हम अपनी ऊंचाई के अनुसार मात्रा लगाते हैं, ऊंचाई के अनुसार डंडा खींचते हैं। कई लोग समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूं। किनको कहना नहीं है, मैं सबको ही कह रहा हूं, ठीक। ऊंचाई के अनुसार उनका लंबा डंडा होता है, उनकी मात्रा ऊंची होती है ऊंचाई के अनुसार, ठीक। बिल्कुल मैं उसके राइटिंग को देख करके समझ जाता हूं कि व्यक्ति कैसा है। अंदर पढ़ा नहीं हो, भाव मैं बाद में समझूंगा। पहला, ऊंचा पता चल गया। जब वो कोई गोल गोल अक्षर लिखता है तो मैं समझ जाता हूं कि बहुत सुंदर लड़का है, लड़की भी हो सकती है, ठीक। समझ गए आप बात। सुंदर कहने का मतलब श्वेत कलर नहीं, सुंदरता विचारों में होती है। बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुंदरता विचारों में होती है, तो मैं वो समझ जाता हूं कि ये एक तो विचारों से सुंदर व्यक्ति है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हम अभी केवल राइटिंग से पता कर रहे हैं कि व्यक्ति कैसा है। एक बात पता चल गई, ऊंचा है। एक बात पता चल गई कि सुंदर है। सुंदर कैसे हुआ ये पता चला। दूसरे बात करते हैं। कई लोग जब लिखते हैं, उनकी कॉपी हम देखते हैं तो बड़ा अव्यवस्थित लिखते हैं। कहीं से पैराग्राफ शुरू हो जाता है, पैराग्राफ कहीं से खत्म हो जाता है, कुछ भी कर रहे हैं, जो मर्जी आई वहीं से शुरू हो गए। तो ऐसा व्यक्तित्व जो है वो होता है अव्यवस्थित। अब ये जो अव्यवस्थित व्यक्ति है, ये अपने जीवन में भी अव्यवस्थित होता है।
अपने जीवन में भी अव्यवस्थित होगा। उसके कमरे में जाके देखिए, उसकी कॉपी यहाँ फेंकी हुई है, चाय का कप वहाँ फेंका हुआ है, बिस्तर वहाँ फेंके हुए हैं, जीवन भर अव्यवस्थित रहेगा। और जब उसके जो नोट्स बने होंगे वो भी 10 कापियों में बने होंगे। फिर समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। इसका मतलब मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल बात सही कह रहा हूँ। वो अव्यवस्थित होगा ही, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम बनते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई है ना। अब आते हैं कि ये अव्यवस्थित व्यक्ति है। बहुत सारे लोग बिल्कुल व्यवस्थित पैराग्राफ बनाते हैं, सब कुछ उनका व्यवस्थित रहता है, तो वो अगर लिख रहे हैं व्यवस्थित तो वो अपने जीवन में भी व्यवस्थित व्यक्ति होगा। आप देख लीजिएगा, अपने जीवन में भी वो व्यक्ति व्यवस्थित मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा चेक करिए। हमने तो कहा था कि आप गंभीरता से विचार करिए, थोड़ा सा रीडिंग भी करिए, क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं। और जब प्रशासक को, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं भी है तो भी, आज सही है कि टंकित काम होता है कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन फिर भी कई बार हस्तलिखित चीज़ें भी आपके समक्ष आएगी, तो आपको उस व्यक्तित्व को पढ़ते आना चाहिए। ये हमने किया है और यही जो हमारे अनुभव की चीज़ है वो आपको बता रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी बातचीत हो गई, हमारी लिपि पर बात हो रही थी, यहाँ पर भी थोड़ी बात हम करके आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात कर लें। अगली बात यह है कि ये जो डंडा और गोला, कंप्यूटर में भी ये डंडा और गोला, अंग्रेजी में भी देखो जरा, डंडा गोला, डंडा गोला आधा, फिर गोला डंडा, क्या है, सब कुछ वही हो रहा है। सही है, अंग्रेजी में भी यही। देखिए हम कितने आगे थे इनसे, है ना। यही बात हमारे विवेकानंद जी ने, गांधी जी ने, और जितने हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के लोग हैं, उन्होंने यही तो सिखाया था, यही तो बताया कि देखो आप बहुत आगे थे। चलिए, पूरी कहानी सुन लिया, थोड़ी बहुत आपके हिसाब की भी कहानी थी, इसको भी सोचिए। क्योंकि हिंदी का पेपर है, इसीलिए हिंदी में बहुत सारी चीज़ें सुधारनी। पहला, अपनी क्या सुधारनी है, पता चल गया, आज से सुधारिएगा। ठीक है, आज से सुधारना शुरू करिए। क्या चीज़, कि आपकी जो लेखन की जो शैली है, लिखने का तरीका है, अक्षर कैसे होने चाहिए, बिल्कुल काम कठिन नहीं है। गोला बनाना, डंडा खींचना नहीं आ रहा है तो आप फिर करेंगे जीवन में क्या। सही है, चलते हैं अब गोला डंडा खींचते हैं आगे चल के, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हमारा ये अब गोला डंडा खींचने का टाइम शुरू हो गया। ओके, चलिए आते हैं। 52 वर्ण है, उच्चारण और समय की दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया। पहला नंबर पे था स्वर। ठीक है, स्वर, स्वर की के बारे में कहा जाएगा कि उसकी परिभाषा जब लिखेंगे तो स्वर मौलिक होते हैं। पहला, स्वर क्या होते हैं, मौलिक होते हैं। मौलिक कहने का क्या मतलब है, मौलिक कहने का मतलब है जब आपकी भाषा का जन्म हुआ, ध्वनि निकलना शुरू हुई, तो आपने पहली ध्वनि क्या निकाला था, अ। बच्चा जब पहली बार क्या निकालता है, अ। और जब कष्ट में आया तो आ, ई, है ना। जब आप ये आ ई ऊ कर रहे थे तो ये मौलिक रूप से चीजें आपके शरीर, आपके अंदर से क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी। इसीलिए इस जब ये मौलिक रूप से ध्वनि बाहर निकल रही थी, ध्वनि जो है में जो वायु है वो बिना रुके निकल रही थी, निर्बाध गति से, बिना रुके। निर्बाध गति कहने का मतलब बिना रुके निकल रही थी वायु, निर्बाध गति से आपके यहां से निकल रही थी, चाहे वो कंठ से या तालु से या और भी अन्य कहीं से, मगर निर्बाध गति से निकल रही थी। इसीलिए हमने उसको क्या बोला, मौलिक। मौलिक यानी मूल, जहां से सबकी जननी, जहां से सब उत्पन्न होते हैं, वो है स्वर। ठीक है, तो स्वर मौलिक होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से बिना रुकावट के बाहर निकलती है। ठीक, बिना रुकावट के बाहर निकलती है। इन्हीं से, मौलिक कहने का मतलब है इन्हीं से सब अन्य वर्णों की उत्पत्ति होगी। अन्य वर्णों की उत्पत्ति होगी, देखेंगे आगे। ठीक, अन्य वर्णों की मतलब इधर भी आगे की। दूसरा, स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं,
स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का तात्पर्य है, स्वतंत्र उसको कहते हैं जो बिना किसी के सहायता के चले, उसको स्वतंत्र कहेंगे ना, या बिना किसी के दबाव में चले। स्वतंत्र यहाँ स्वर को कहने का मतलब है ये बिना किसी के सहायता के बोले और लिखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। बिना किसी की सहायता के, बिना किसी सहायता के लिखे व बोले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर की परिभाषा अब हमने लिख दी। ये स्वर की परिभाषा थी कि स्वर मौलिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर आपको स्वर की परिभाषा पूछी जाए, इतनी बातों को लिखने के बाद हमने कहा था जब 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा उदाहरण लिखना है। उदाहरण जितने ज्यादा लिख सकोगे देन बेहतर। ओके, ये हो गई किसकी कहानी? स्वर की। स्वरों की संख्या भी लिख दें। स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। ठीक, 11 है। ये हमने, अगर स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो इतना लिखेंगे, फिर अंदर जाएंगे और क्या पूछा जाएगा उस पर बातचीत करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं व्यंजन। बिल्कुल इससे तुलना करके लिखिए। थोड़ा बड़ा आंसर लिखने का शौक है तो बड़ा लिख सकते हैं। कैसे? व्यंजन मौलिक नहीं होते, पहला लिख दिया। स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। इसकी मूल पहचान है स्वर की सहायता। स्वतंत्र नहीं होते मतलब स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। जो मौलिक है उनका जन्म पहले हुआ होगा और जो उनकी सहायता लेकर के बने वो बाद में आए होंगे, यानी व्यंजन बाद में आए। हमने भी देखा था अभी मौलिक रूप से स्वर पहले आए। ठीक, स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। इसका मतलब जब अगर दूसरे की सहायता से बोले व लिखे जाएंगे तो स्वतंत्र नहीं होंगे, मौलिक नहीं होंगे। ठीक है, इनका अब उदाहरण लिखना पड़ेगा। जैसे कि क, ये जो क है बराबर होता है क धन अ। ये क में हमेशा ये अ जुड़ा रहेगा, हमेशा जुड़ा रहेगा। और ये अ क्या है? स्वर है ना? अ क्या है? स्वर है। तो स्वाभाविक है कि क बिना अ के नहीं लिखा जाएगा। यदि वो बिना अ के लिखा गया है तो उसमें हलंत लगेगा, या हलंत की जगह आधा क लिखा होगा। इस आधा क या हलंत लगे क को हम शुद्ध व्यंजन कहते हैं। शुद्ध व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? शुद्ध व्यंजन कहते हैं। तो अब जितने भी व्यंजन, यहां एक लाइन लिखेंगे नीचे, प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन जितने व्यंजन होंगे किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं व लिखे जाते हैं। बोले भी जाएंगे, बोले व लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखें जरा, आप बोलिए जरा। क के बाद उच्चारण हुआ तो अ का भी उच्चारण अंतिम में हुआ। अ का उच्चारण हुआ। शुद्ध बोलना है तो क, आधा क आया, है ना? उसमें अ नहीं आ पाया। तो जब व्यंजन शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तो हमेशा उसके नीचे हलंत लगा रहेगा। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे जितने बार पढ़ोगे वो सब मिलेगा। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात ये स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। उदाहरण लिखेंगे आप, ये आपका उदाहरण होगा। जैसे क में क धन अ जुड़ा है। ये क को ऐसा भी लिखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लिखिए। ऐसा लिखने के बाद तीर खींच करके बताए कि ये शुद्ध व्यंजन है। ठीक है ना? और इसमें जो अ जुड़ा है वो क्या है?
स्वर है, यानी इसको लिखने के लिए किसकी आवश्यकता जरूरत पड़ी है? स्वर की आवश्यकता पड़ी है। ये व्यंजन की परिभाषा हो गई। ठीक है, ऐसे व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन जो है वो 33 है। आगे और व्यंजन जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ और व्यंजन इसमें जुड़ेंगे। जब व्यंजन को पढ़ेंगे तब आकर के हम आपको पूरे 52 वर्ण दिखा देंगे। ठीक है, आगे आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, बल्कि दोनों है। मतलब कभी वो स्वर की भांति और कभी व्यंजन की भांति, बल्कि दोनों हैं, उनको अयोगवाह कहते हैं। और इस अयोगवाह में एक ये आता है अम और दूसरा आहा बोलते हैं आप, ये है। ठीक है, जो अयोगवाह पहली बार में जो आपको मिलेगा उसमें हर जगह पर उदाहरण लिखना है। मैं हर बार बता रहा हूं आपसे कि उदाहरण लिखे बिना मत चलिएगा। ठीक है, तो ये आपका अभी 52 वर्ण में से हमने वर्ण को का विभाजन कर दिया। पहले नंबर पर मौलिक, स्वतंत्र, ऐसे वर्ण कितने हैं? 11 हैं। और इनको हमने क्या कहा? स्वर कहा। दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। ठीक है, इनकी परिभाषा हो गई। एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक को लेकर चलते हैं। पहले नंबर पर स्वर। ठीक है, और